Assalamu alaikum students. We are continuing with our cryptography and network security lecture number 15. And as usual, first you can hear me and you can see the slides clearly. Yes, sir. Okay, thank you. Second, do you have any questions from the material we covered up to the last lecture? No question. Last lecture में हमने some additional maths which was finite field उसको cover किया था और बताया था सर कि वो जी सर वो आपने जो लास्ट लेक्चर में कवर करवाया था ठीक उसमें है। जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो था लास्ट पार्ट उसको रिकैप कर। All right, we do that. Thank you. अच्छा, in fact, ये to answer this part will mean कि हम टोटल फाइनाइट फील्ड के कैलकुलेशन को एड्रेस कर लेंगे और ये जरूरी था. आई कीप एनकरेजिंग यू मस्ट आस्क सच क्वेश्चंस टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अगर आप इस पार्ट को नहीं समझोगे तो पूरा आगे आ रहा है एईएस का एल्गोरिथम. वो एईएस का एल्गोरिथम आपको बिल्कुल हम ये बनाते ही मैथ्स इसीलिए हैं पहले कि ताकि जब आप एल्गोरिथम्स पे जाओ तो आप ये मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी में कंफ्यूज ना हो रहे हो, आप फोकस करो उस एल्गोरिथम के लॉजिक को देखने के लिए. तो अच्छी बात है कि इस स्टेज पर ही हम इसको क्लियर कर दें. अच्छा, इसमें बेसिकली फाइनाइट फील्ड को जो सीख रहे थे हमने बताया था इसका एम ये है कि हम अब इंटीजर्स की बजाय वर्ड्स ऑफ बाइनरी नंबर्स, बाइनरी बिट्स के वर्ड्स को मैनिपुलेट करना चाहते हैं. ये फर्क है. हमने पहले जो मैथ सीखा मॉड, वो zn और zn स्टार वगैरह, वहां हमने इंटीजर्स के मैथ को देखा था मॉड्यूलस में और वो हमने इस्तेमाल किया है. अब हम एक मैथ सीखना चाहते थे जिसमें बाइनरी बिट्स के वर्ड्स हों और हम उनको वही सारे काम करना चाहें, मॉड्यूलस, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, वो सारे काम अब हम वर्ड्स ऑफ बाइनरी बिट्स करना चाहते थे. तो इसमें हमने एक तो ये बताया कि जिसका नाम जो रखेंगे GF 2 to the power n का मतलब होगा कि हम n बिट्स के वर्ड्स का जब भी कभी काम कर रहे हैं उस बिट्स के वर्ड्स का करेंगे. और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें हमें सहूलत समझने की विद द हेल्प ऑफ पॉलिनोमियल्स है. पॉलिनोमियल में जो एक्सिस वगैरह हैं वो हमारे फाइनल ना इनिशियल उसमें उनका रोल नहीं है. उनके साथ जो कोएफिशिएंट्स और 1 और 0 हैं वो हमारे काम के हैं शुरू से लेकर आखिर तक जो हमारे बाइनरी वर्ड्स हैं. मगर हम क्यों पॉलिनोमियल हमने इस्तेमाल की कि वो जो x0 x1 वगैरह हैं वो हमारे इन बिट्स को सही पोजीशन पर रखना इंश्योर कर रहे हैं. यानी जब वो x12 हो गया तो आपकी बिट की पोजीशन 12 पे चली गई, जब वो x7 है तो आपने बिट्स उस जगह लिख दी. अमूमन आप डायरेक्ट बाइनरी में जब वो हैंडल कर रहे होंगे तो यू कैन मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर्स. तो हम इसको अवॉइड करने के लिए हमने हेल्प ली है पॉलिनोमियल से. पॉलिनोमियल इज द उसके एक्सेस हम सिर्फ सपोर्ट के लिए कि कहाँ वंस और जीरोस लिखने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल एंड में भी निकल जाती है, शुरू में भी नहीं होती. ये हो गया. अब अगर ऐसा है तो हमने वर्ड्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना था. ऐड सब्ट्रैक्ट हमने देखा इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस. कि ऐड सब्ट्रैक्ट में क्या था कि ये ऐड सब्ट्रैक्ट कि आपको अगर एक बाइनरी हमें ये हमें पता चल गया है कि किसी भी बाइनरी नंबर को हम पॉलिनोमियल की शक्ल में लिख सकते हैं
और किसी भी पॉलिनोमियल्स को बाइनरी नंबर में सकते हैं। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हमें हर वक्त करना आता है। तो अब हमें अगर ऐड करना है दो बाइनरी नंबर्स को, तो फर्स्ट करो वो बाइनरी नंबर या डायरेक्ट दिए हुए थे। अब देखें बाइनरी नंबर, अगर आपका रजिस्टर 8 बिट है और बाइनरी नंबर आपको ये दिया हुआ था 100110, तो अब पॉलिनोमियल की वजह से आपने ये इंश्योर किया कि लेफ्ट पे दो जीरोस भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि आपने कहा मेरा 8 बिट रजिस्टर है जिसका पॉलिनोमियल फ्रॉम x0 से और x7 तक होगा। ये इसने आपको फोर्स किया कि आप इस तरह, अब अगर आपके पास लेट्स ये दो बाइनरी वर्ड्स थे, इसके आप बाइनरी नंबर भी लिख सकते हो। ये x3 का आपको बताया 8 बिट रजिस्टर है बाइनरी, आपको ये वाला बाइनरी नंबर दे दिया, सपोज बाइनरी नंबर दिया मैंने जिसमें ये x3 का 1 होगा, फिर x2 का 1 होगा, फिर x1 का 0 होगा। मैंने आपको कहा 1101 और इधर दे दिया मैंने आपको 100110। ये मैंने आपको दो बाइनरी नंबर दिए और मैंने कहा इन्हें ऐड करें इन GF2 टू द पावर 8। GF2 टू द पावर 8 का मतलब है आपको 8 बिट्स में लिखना है। आपने तमाम टर्म्स लिखनी है, तो आपने x0 से x7 तक किया और आपकी जो जो टर्म्स यहाँ थी, x5 की टर्म है वहां 1 लिखा, x2 की टर्म है वहां 1 लिखा, x की टर्म है वहां 1 लिखा। उसके अलावा आपकी यहाँ कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब वहां सब जगह जीरोस हैं, तो आपका ये बाइनरी नंबर बना और ये पॉलिनोमियल बने। इसी तरह दूसरे वाले में x3 x2 और x0 की जगह आपने 1 1 लिखे, x3 x2 x0, यहाँ पे 1 1 लिखे, बाकी सब जगह जीरोस लिखे। ये बाइनरी वर्ड है और ये पॉलिनोमियल्स है। आपको सवाल क्या दिया गया था, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। हमने बताया आपको डिटेल से समझा के कि इसमें या 1 होगा या 0 होगा, कोई बाइनरी वर्ड नहीं। ये सिर्फ पोजीशन के लिए है कि सही जगह वो लिखे हुए। हमने कहा ऐड करना इन्हें या सब्ट्रैक्ट करना या इनका एक्सक्लूसिव और लेना, ऑल ऑफ देम आर द सेम ऑपरेशन। हमने ये प्रूफ करके आपको दिखाया है। आप मॉड 2 से करके देखो तो इन्हें ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या एक्सक्लूसिव और लेकर एक ही जवाब आता है। तो हमने यार का सबसे आसान है, हम इनका एक्सक्लूसिव और लिया करेंगे जब भी कभी हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो। यहाँ एक प्लस साइन है, यहाँ एक माइनस साइन है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, ऐड में सब्ट्रैक्शन होगी। हमने कोई केयर नहीं करनी, किसी वक्त भी हम माइनस साइन को प्लस साइन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है +1 -1 और एक्सक्लूसिव और आर द सेम थिंग। तो मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सक्लूसिव और लिए 0 1 के, 1 0 का, 1 1 0, 0 1 1, 0 0 0, 1 0 1, 0 0 और ये मेरा आंसर आ गया। अब ये पॉलिनोमियल की शक्ल में लग रहा है आंसर, नो प्रॉब्लम, ये पॉलिनोमियल ये है, बट दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू, मैं अब एक्सेस हटा दूं तो दिस इज दिस बाइनरी नंबर। तो अगर मुझे इधर भी बाइनरी नंबर दिए हुए थे जिनको मैंने पॉलिनोमियल में करके ये कैलकुलेशन की और पॉलिनोमियल के कैलकुलेशन को दोबारा बाइनरी में किया, एक्चुअली मैंने बाइनरी के मसले को, वर्ड को हल किया है, हेल्प ली है पॉलिनोमियल से, जस्ट टू कीप माय पोजीशंस एंड अलाइनमेंट्स करेक्ट। क्योंकि पॉलिनोमियल में मुझे पता है कि यार x0 और x0 के नीचे वाले वर्ड्स को मैंने वो करना होता है और x0 और x1 वाले के नहीं करना होता। इससे मुझे जरा अलाइनमेंट का मामला ठीक रहा, काम वही हुआ, ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो गए। अच्छा, अब मल्टीप्लाई जो आप कह रहे थे, मल्टीप्लाई में मसला एडिट क्या आया कि पॉलिनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई करें, अगर आप ये बाइनरी भी जब मल्टीप्लाई करते थे तो वो भी बड़ा हो जाता था, बहुत वर्ड डबल साइज का हो जाता है जब मल्टीप्लाई बाइनरी में हम करते हैं। वही चीज अगर इन बाइनरी नंबरों के मल्टीप्लाई में करेंगे तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। x5 और x3 मल्टीप्लाई किया, x8 तक चला जाएगा रिजल्ट। सो नाउ अगर हमारी रेंज इसकी फर्स्ट को x5 तक थी या x6 तक थी या x7 तक थी और रिजल्ट बन गया x12 तक, तो अब हमारा रजिस्टर के साइज से बाहर निकल गया मल्टीप्लाई करते वक्त।
ऐसा ही है जैसे हमारे मॉड अलजेब्रा में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे चीजें तो वो नंबर बहुत बड़ा चला जाता था, और वहां फिर हम क्या करते थे, मॉड्यूलस ऑफ एन, हम एन से डिवाइड करके रिमाइंडर लेते थे। बिल्कुल वही काम हम यहाँ करेंगे कि अगर इन्हें मल्टीप्लाई करने से पावर जो रजिस्टर का साइज था उससे बहुत बाहर चली गई, हम उस साइज के एक पॉलिनोमियल से, अब क्योंकि पॉलिनोमियल्स हैं, उस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे और वो नंबर ऐसा होगा, ये पॉलिनोमियल ऐसा होगा कि जब हम इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा रजिस्टर साइज के अंदर अंदर आए। ये है इस केस में मॉड का कॉन्सेप्ट। यहाँ मॉड्यूलस इज ए पॉलिनोमियल रादर देन ए नंबर। वहां पे मॉड्यूलस नंबर होता था, यहाँ मॉड्यूलस पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल अपनी पावर में बाहर निकल गई है। इस बात को समझ गए थे हम, तो हमने कहा ऑल राइट लेट्स डू दिस। अब ये हमारी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने आपको यहां भी दिखा देता हूं। एक्चुअली ये एग्जाम्पल है कि ये एक बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ये जो वर्ड्स की मल्टीप्लिकेशन है, हम इनको इस तरह मल्टीप्लिकेशन के साथ सर्कल डाल देते हैं। एडिशन में हम एडिशन के साथ सर्कल डालते हैं। GF2 के मैथमेटिक्स में ये तरीका है। अच्छा, अब देखिए, कहा इन दो नंबरों को, बाइनरी नंबरों को आपने मल्टीप्लाई करना है इन GF2 टू द पावर 8। तो एक तो ये पता चल गया 2 टू द पावर 8 से कि ये आपने इन आपके रजिस्टर का साइज 8 है। 8 बिट्स में इन नंबरों को मैनिपुलेट करना है। रजिस्टर मैक्सिमम 8 बिट का है, और उससे आगे जब चीजें जाएंगी तो आपको मॉड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि जाएंगी वो आप देख लेंगे उससे बियॉन्ड जा रही है। तो ये वो चीजें हैं जो तय कर रही है। फिर आपको ये भी पता है कि GF2 टू द पावर 8 को अगर पॉलिनोमियल की शक्ल में लिखें, 8 बिट नंबर को पॉलिनोमियल की शक्ल में लिखेंगे, तो क्योंकि वो x0 से शुरू होती है, तो हमेशा पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री x7 तक जाएगी। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री x7 तक जाएगी GF2 टू द पावर 8 में। एक बात अच्छी तरह ख्याल रहे, ये आप ट्राई भी कर लो, उस पर हमने बहुत टाइम नहीं खर्च करा, कि इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट। GF2 टू द पावर 8 का जो आप ये मैथ्स करते हो, जिसमें एडिशन के लिए आप एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इस्तेमाल करोगे, और मल्टीप्लिकेशन में आप रिडक्शन भी इस्तेमाल करोगे बाय डिवाइडिंग मॉड्यूलस पॉलिनोमियल। इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट कि आपको यार ये जो नंबर है मैं इसका इंटीजर मालूम कर लूं, डेसिमल मालूम कर लूं, इसका डेसिमल मालूम कर लूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और आंसर आ गया। नो, डोंट बी ट्रैप्ड बाय दैट। चाहे तो आप तमाम केसेस की पैरेलल में इस तरह सॉल्व करें, इट विल बी, अगर कोई इत्तेफाक से दोनों ही 1 हुए या ऐसा हुआ तो शायद आपका आंसर सही भी आ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये आंसर सही नहीं मिलेगा। तो डोंट बी ट्रैप बाय दैट कि आपको यार मैंने मल्टीप्लाई तो ही करना है, चलो ये कर लेता हूँ और उसका फिर बाइनरी लिख दो। नो, इट विल नॉट। आप चेक कर सकते हैं। अब हम कह रहे हैं ऑलराइट, अगर हम ये कर रहे हैं, इसके लिए मैंने कहा ये काम आप डायरेक्टली भी बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी की यहाँ डिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ रिडक्शन कर सकते हैं, जो लेटर स्टेज पर हम एक फॉर्मूले में इस अप्रोच को भी दिखाएंगे आपको कि कंप्यूटर बेस्ड जब इस मामले को करना है तो ऐसे ही करेंगे हम। लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनिशियली हम पोजीशंस को सेट रखने के लिए हम पॉलिनोमियल से हेल्प लेंगे। पॉलिनोमियल इज नथिंग बस जस्ट टेलिंग कि वो 1 या 0 कहाँ लिखा गया है, बस, और कुछ भी नहीं कर रहा है। ये निकल जाता है। पहले यहाँ इंजेक्ट होता है जब आप बाइनरी को पॉलिनोमियल में करते हैं, पॉलिनोमियल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पॉलिनोमियल में डिवीजन करेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा पॉलिनोमियल में उसको दोबारा बाइनरी कर लेंगे, आंसर फिर वो है। अच्छा, अब एक पॉलिनोमियल हमेशा आपको चाहिए होगी मल्टीप्लाई में, जैसे वहां मॉड्यूलस n में n चाहिए होता है, इसमें एक इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल या प्रिमिटिव पॉलिनोमियल या मॉड्यूलस पॉलिनोमियल आपको चाहिए। वो हमेशा चाहिए जब भी कभी मल्टीप्लाई करना है। जैसे वहां मॉड n चाहिए होता है,
यहाँ पे मॉड पॉलिनोमियल चाहिए, इसका नाम होता है इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। ये आपको यहाँ मैंने ये भी नंबर ही की शक्ल में दिया है। एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है दूसरे नंबर से, gf⁸ इस्तेमाल करना है, और रिजल्ट को रिड्यूस करने के लिए मॉड्यूलस पॉलिनोमियल ये है। मॉड्यूलस पॉलिनोमियल का वर्ड ये है। ये एक्चुअली सिनेरियो है जो एक्चुअल है आपका। अब सॉल्व करने में आप क्या करते हैं, इसी काम को पॉलिनोमियल्स के ज़रिए से, यही चीज अब मैंने आपको कन्वर्ट करके यहाँ दे दी पॉलिनोमियल की शक्ल में। ये जो पहला वहां नंबर था उसका पॉलिनोमियल ये बनता है, जो वहां पहला बाइनरी नंबर था। दूसरा बाइनरी नंबर जो था उसका ये पॉलिनोमियल। लेट से ये दो नंबर्स की जगह दो पॉलिनोमियल्स हैं, इन्हें gf⁸ में हल करना है। और जो वो मॉड्यूलस पॉलिनोमियल वहां दिया हुआ था वो ये है पॉलिनोमियल की शक्ल में। तो वही सवाल पॉलिनोमियल की शक्ल में लिख दिया क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना आता है। अब कुछ चीजें देखने वाली हैं। gf⁸ का मतलब है ये जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं जिनको आपने कैलकुलेट करना है, वो ऐड के लिए हो सवाल या मल्टीप्लाई का सवाल हो, इनकी पावर पॉलिनोमियल में x7 से आगे नहीं जा सकती, क्योंकि ये 8 बिट नंबर हैं। तो x0 से शुरू करेंगे तो x7 से आगे नहीं जाएंगे। एक तो इन नंबरों पे आपने देखना है कि ऐसा नहीं है। दूसरे, ये जो इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, इट विल ऑलवेज बी 1 डिग्री हायर, विच मींस इट हैज टू बी x8। अगर ये 2⁸ है तो इट हैज टू बी डिग्री x8, विच मींस इट हैज टू बी ए 9 बिट नंबर। x8 तक जाने का मतलब है 0 से s8 तक जाने का मतलब है 9 बिट नंबर। तो gf⁸ में जो ये नंबर है जो रिड्यूसिंग के लिए बाइनरी इस्तेमाल होना है वो 9 बिट है, और उसकी जो पॉलिनोमियल है वो x8 वाली होगी, जबकि जो एक्चुअल ऑपरेंड है वो 8 बिट्स के हैं, और उनकी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 7 हो सकती है और लेस। ये बातें हमें हमेशा इंश्योर करनी है। ये क्यों x8 है, ये x9 क्यों नहीं है? इसलिए कि अगर इससे हम रिड्यूस करने के लिए मॉड्यूलस को हम इससे डिवाइड करते हैं, ये हमारा डिवाइजर होता है। जब हमें मॉड्यूलस के लिए जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर बहुत बड़ा हो गया, x की पावर यहाँ पर हो जाएगी 12, हम कहेंगे यार ये तो रेंज से निकल गया, इसको दोबारा रिड्यूस करो। और उसके लिए हमें एक ये वो पॉलिनोमियल है मॉड्यूलस पॉलिनोमियल जिसने उसको रिड्यूस करके लाना है। ये इसलिए x8 का है कि अगर डिवाइजर की पावर x8 हो तो रिमाइंडर विल बी एट द मोस्ट x7, और अगर x7 तक रिमाइंडर है तो इसका मतलब हमारी रेंज में, हमारे रजिस्टर की रेंज में x7 तक अगर रिमाइंडर होगा तो 8 बिट नंबर के अंदर अंदर आ गया रिमाइंडर। इसलिए ये हमेशा gf⁸ में x8 का होना इससे जरूरी है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब सिंपल कैलकुलेशन है, इन दो पॉलिनोमियल्स को नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, और जो इनका आंसर आए मल्टीप्लाई करके उस आंसर को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर होगा दैट विल बी द आंसर। दिस इज सिंपली नाउ द कैलकुलेशन जो आपने करनी। आप कहेंगे कि मैं इन दो को कैसे मल्टीप्लाई करूं? वैसे तो ऊपर और नीचे लिख के भी मल्टीप्लाई करना होता है, मगर नॉर्मल तरीका क्या है, आप इसके बारी बारी टर्म्स लेते हैं, छोटे वाले के टर्म्स ले लेते हैं और उसको बड़े वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। आप कहते हो x5 इंटू दिस प्लस x2 इंटू दिस प्लस x इंटू दिस, और इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और लिखते हैं। इसमें आप हमेशा एक इमीडिएट सिंप्लीफिकेशन आपको नजर आ जाएगी। जैसे ही ये काम आप करेंगे आपको कई जगह, ये देखिए कई जगह एक जैसी x की पावर वाले नंबर नजर आ जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपने जब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, x2 और x3 को, तो x5 आएगा। अच्छा, एक इधर इस x को इस x4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां x5 आएगा।
एक आप x2 को x2 से करें, तो जहां भी एक जैसी पावर वाले आपको नजर आए टर्म्स इस ऐड के साथ, उन्हें फौरन वहीं कैंसिल कर दें, पेयर को, हर पेयर को। क्यों? एक्सक्लूसिव और वन, और वन का एक्सक्लूसिव और इज 0, और वो जहां भी सेम पावर के एक्सेस नजर आए उनको आप कैंसिल करें और फिर इससे डिवाइड करें। अच्छा, अब हम इस काम को यहाँ पे दिखा रहे हैं डिटेल से। आप जो मैंने कहा है, हमने सोचा कि यार ये छोटा है इसकी टर्म्स, तो हम इसकी बारी बारी टर्म्स लेते हैं, और ये बड़ा है P2, ये P1 है, ये P2, तो हमने P1 को P2 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमने इस x5 को उस पूरे से, फिर प्लस x2 को उस पूरे से, फिर x को उस पूरे से मल्टीप्लाई किया। ये है इन दो को मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल करने का मतलब। इन्हें खोला मल्टीप्लाई करके तो ये सारे टर्म्स आ गए। आप देखो x5 इंटू x7 x12, x5 इंटू x4 x9, और इस तरह। मैं ये कह रहा था, अब जब ये आए हैं, इनमें हमें पता है कि ऐड करते वक्त एक्सक्लूसिव और का आंसर 1 1 इज 0। इस बात को यूज करके हम बहुत सारे टर्म्स इमीडिएटली वी कैन गेट रिड ऑफ देम। क्यों? हमने कहा देखिए ये x9 है और ये x9 है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 1 1 0। ये x8 है और ये x8 है, इस पेयर को कैंसिल कर दिया, 1 1 0। x7 का हमें कोई पेयर नजर नहीं आया, यहाँ x12 का भी नहीं था, x7 का भी नजर नहीं आया, ये रहा। x6 का ये रहा, कैंसिल। x9 हम पहले कर चुके हैं, x5 का पेयर है, कैंसिल। x4 का पेयर है, कैंसिल। x3 का पेयर है, कैंसिल। ये x8 पहले कैंसिल हो गया, सिर्फ x2 रह गया। आप देखिए ये प्रॉपर्टी जो ऐड करते वक्त एक्सक्लूसिव और की है, इससे हमारा ये वाला टर्म ये बन गया, खाली x12 बाकी रह गया, x7 रह गया, x2 रह गया। ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, हमें पॉलिनोमियल से हेल्प मिली बहुत। अच्छा, अब हमने देखा यार ये मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आया है इसकी पावर तो x12 है। मेरे रजिस्टर का साइज तो मैक्सिमम x7 तक जा सकता था, ये उससे बाहर निकल गया है। मुझे मॉड्यूलस अप्लाई करना है, मगर मॉड्यूलस यहाँ पर इंटीजर नंबर का नहीं है, यहाँ मॉड्यूलस पॉलिनोमियल का है जो मुझे गिवन है, x8 x4 x3। और मैंने बता दिया क्यों ये x8 वाला है, क्योंकि इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर x7 या उससे कम की पावर का होगा जो मेरे रजिस्टर के साइज के अंदर है। अब मुझे इसका मॉड विद दिस लेना है, और जो रिमाइंडर आएगा मॉड लेने से, दैट विल बी माय आंसर। अब जब ये पॉलिनोमियल मेरी आ जाएगी, इसको मैं दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा। इनफैक्ट दैट बाइनरी विल बी माय आंसर। तो आप सिर्फ सपोर्ट के लिए पॉलिनोमियल इस्तेमाल करें। अब आप कहो मैंने ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट तो यहाँ डिटेल से दिखा दिया, ये जो मॉड लेना था ये सिर्फ सेंटेंस लिखा और आंसर लिख दिया, ये कैसे लेना है वो मैंने यहाँ आपको दिखाया कि ये आपका x12 x7 और x2 है, और ये वो है मॉड जिससे आप मॉड पॉलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, ये गिवन होती है हमेशा, इससे डिवाइड किया, ये रिमाइंडर आया, एंड दैट इज द आंसर। अब जब ये पॉलिनोम आ गया, इस पॉलिनोमियल को मैंने फिर 8 बिट में बाइनरी में लिखा। 8 बिट में लिखना है तो x7 is 0, x6 is 0, x5 is 1, x4 is 0, x3 is 1, x2 is 1, x1 is 1 and x0 is 1। तो ये आंसर है, दिस इज माय आंसर। अब सिर्फ है कि ये डिवीजन कैसे हुई। नॉर्मल डिवीजन है विद स्लाइट डिफरेंस, कि एडिशन जो हमने अभी सीखी थी पॉलिनोमियल्स की, वो रूल वही रहेगा। असल में इंटीजर में आपका अगर x12 और x12 को आप ऐड करते, एक्चुअली यहाँ सब्ट्रैक्ट करते, तो आपको
सब्ट्रैक्ट करने से तो खैर 0 आ जाता, लेकिन सपोज यहाँ ऐड कर रहे हैं, अगर ऐड करते, यानी ये -x12 होता है, कुछ होता, आप ऐड कर रहे हैं, तो 1 और 1 को ऐड करते तो आंसर 2 बनता। लेकिन ये जो हम एडिशन करते हैं एक्चुअली ये mod 2 वाला होता है। यहाँ कोएफिशिएंट के एडिशन जब होता है तो mod 2, तो 1 + 1 जो 2 हो जाता, वो आपका 2 का mod 2 ले तो 0। तो अगर आप mod 2 के हिसाब से देखो तब भी ये 0 हो जाएगा, और अगर आप एक्सक्लूसिव और से देखो तब भी ये 0 हो जाएगा। 1 और 1 का एक्सक्लूसिव और 0। इसलिए हम ये काम करते हैं कि जब भी कभी हम एडिशन करेंगे, यहां पर भी इस डिवीजन में एडिशन होती है ना हर स्टेज के बाद, तो जो भी एक जैसे टर्म के होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ x4 से इसको मल्टीप्लाई किया, ये बना। ये तो आप जानते ही हैं कि अगर ये x12 है और ये x8 है तो ये x4 होगा, तो इधर से किया तो ये बन गया। इसमें एक जैसे कैंसिल हो गए, खा वो माइनस साइन के साथ हो या प्लस साइन के साथ हो। ये मैंने आपको बता दिया था कि प्लस और -1 एक ही बात है mod 2 के साथ, और एक्सक्लूसिव और भी वही है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बाकी नहीं कैंसिल हुए, वो यहां लिख दिया आपने। फिर आपने कहा ये x8 है, ये भी x8 है, अभी एक दफा और 1 से जाएगा, 1 से किया, ये लिखा। फिर वही रूल कि x8 कट जाएंगे, यहाँ साइन बेशक माइनस हो या प्लस हो, ये कैंसिल हो जाएंगे, x4 कैंसिल हो जाएंगे। एडिशन हमारा मॉड वाला है, mod 2 वाला है, और वो एक्सक्लूसिव और है। अब सिर्फ ये रह गए x5 x3 x2 x, ये, इसलिए मेरा रिमाइंडर ये है, और ये मेरा वर्ड है जो इसका आंसर है। ओके, और यही मैंने फिर बाइनरी में दिखाया है कि ये आपके अगर बाइनरी नंबर ये हो, इसको आप पॉलिनोमियल लिखो, यही काम करो, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है जी सर। अच्छा, ये बहुत जरूरी था हमारे लिए, क्योंकि अब हमारा एईएस सारा ही बहुत ज्यादा इस पर डिपेंडेंट है। चलें जी, अब हम एईएस देखते हैं। इट्स द मोस्ट मॉडर्न सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, और इसको थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकली भी देखते हैं कि ये क्या हुआ है, क्यों ये आया और क्या मसले आए, और लोगों ने क्यों ये बनाया, और आजकल क्यों ये सबसे ज्यादा हिट है। इसको हम कर लेते हैं, चलो चलेंगे अब एएस पे। अब आ गए, ओके, इसको बढ़ा लें। पहले थोड़ी सी ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये देखिए हमारे सिमेट्रिक की मॉडर्न ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम्स हमने शुरू किए थे, कि एक क्लासिकल हम कर चुके थे, अब हमने मॉडर्न ब्लॉक साइफर देखने थे। इनका ब्लॉक साइफर इसलिए कि इनके इनपुट आउटपुट ब्लॉक ऑफ बिट्स होते हैं, तो ये ब्लॉक साइफर। एक स्ट्रीम साइफर होगा जो बाद में हम सीखेंगे, जिसमें ब्लॉक के बजाय बिट्स की स्ट्रीम को हम बिट बाय बिट ट्रीट करते हैं, इसलिए वर्ड ब्लॉक। ओके, सिमेट्रिक क्योंकि दोनों तरफ की एक इस्तेमाल होती है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में सिमेट्रिक। आगे हम सीखेंगे एसिमेट्रिक जिनमें की डिफरेंट होती है। तो सिमेट्रिक मॉडर्न ब्लॉक साइफर के एल्गोरिदम्स हमने डीएस बहुत डिटेल से सीखा, उसका सिंपल वर्जन एसडीएस को भी डिटेल से सीखा, और उसमें आपको एग्जाम्पल भी करवाई और फिर आपको कोड भी करवाया। ये हमने कर लिया डिटेल से, बहुत डिटेल से, एक एक बिट कैसे मैनिपुलेट होती है इन डीएस एंड एसडीएस, ये हमने पिछले 5-6 लेक्चर्स में यही पढ़ा है। अब हम एक मॉडर्न नेक्स्ट एल्गोरिदम एईएस जो एडवांस्ड एनक्रिप्शन, वो डेटा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम था, ये एडवांस्ड एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है। अच्छा, इसको क्या, इसको देखना है हमें, मगर थोड़ा सा क्यों हमें ये जरूरत पड़ी एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, वो डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड।
क्यों जरूरत पड़ी? ये डीएस ने बहुत अरसे, आई थिंक 70 से शुरू हुआ था, 20-30 years it served the community with a very secure unbreakable algorithm. हम आप अगर देखें और सुने तो आज तक एल्जेब्रिकली डीएस को फुल्ली कंप्रोमाइज नहीं हुआ है आज तक। एक दो बिट्स को लोग अंदाजा लगा लेते हैं की के, मगर इससे आगे बात नहीं गई। तो 64 बिट में से एक दो बिट से इतना मामला खराब नहीं है। अलजेब्रिक अटैक से ये ब्रेक अब भी नहीं हुआ, मगर हुआ क्या कि जब ये वाले तरीके बिल्ट होने शुरू हुए, जो आप लोग शायद पीडीसी भी कर रहे हो, तो जब पैरेललिज्म आ गया और लोगों ने लार्ज नंबर ऑफ सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट एज एसेक या एफपीजीए एसेक के आपने हार्डवेयर में बहुत सिंपल डेडिकेटेड प्रोसेसिंग करना, यानी कीज आपने ढूंढनी थी अटैक करने के लिए, जो ब्रूट फोर्स अटैक है उसमें की ढूंढनी थी, तो आपने ऐसे एल्गोरिदम के छोटे छोटे थाउजेंड्स ऑफ नोड्स बनाए और उन सबको की को ब्रेक करने का ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनको चला दिया। ऐसे एसिक पैरेलल प्रोसेसिंग बेस्ड अप्रोच ने डीएस को एक स्टेज के बाद ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्या हुआ कि ये इन प्रोसेसर की तादाद और स्पीड ऐसी हो गई कि उन्होंने पहले कंपटीशन हुए इस पे, असल में लोगों ने इन सॉल्यूशंस निकाले और उन्होंने कहा हम देखिए इन नंबर ऑफ डेज, आपने देखा था टेबल शुरू में मैं दिखाई थी, एल्गोरिदम की सेफ्टी होती है कि वो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं अच्छे फास्ट कंप्यूटर से, तो 100 इयर्स में भी वो ब्रूट फोर्स से ब्रेक नहीं होता। अब क्या हुआ कि जब ये प्रोसेसिंग और पैरेललिज्म बढ़ा आहिस्ता आहिस्ता और लोगों ने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया, तो फिर लोगों के जहन में आया कि अब वो स्टेज आ गया टेक्नोलॉजी का कि अब हम अगर ये पैरेललिज्म और एसिक यूज करें तो वी कैन ब्रेक। कंपटीशन हुए, पहले कोई मामला डेज पर आया कि ओके वी कैन ब्रेक इट इन डेज, फिर आवर्स पर आ गया। लास्ट कंपटीशन जब हुआ अमंग पीपल तो वो कोई 10 आवर्स या इस तरह के उसमें आ गए। जब ऐसा इन आवर्स में आ जाए तो इसका मतलब है दैट यू कैन ब्रेक एंड फाइंड द की बाय दिस मेथड इन 10 आवर्स, तो वो तो फिर सिक्योरिटी बिल्कुल डेंजरस हो गई। और पीपल सेड कि ओह वी हैव टू लुक फॉर अनदर एल्गोरिदम। बेसिकली ये था कि की का साइज अब इतना छोटा है, 2⁻56 इज नॉट बिग इनफ, क्योंकि अब पैरेललिज्म उसको हल कर सकता है। यू नीड अ बिगर की बेस्ड एल्गोरिदम। और फिर ये इसको हमने अनसेफ करार दे दिया। पिछले जो क्लासिकल वो थे वो मौजूद थे, अब मसला था कि अभी नया एल्गोरिदम आया नहीं है, बनाना है, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। सडनली ये शॉक आ गया, पीपल वर नॉट रेडी फॉर इट। अब क्या करें? तो उन्होंने टेम्परेली एक पैची सॉल्यूशन बनाया। उन्होंने कहा कि डीएस को 3 दफा सीक्वेंस में इस्तेमाल करो, हर दफा उसको एक डिफरेंट की 56 बिट की दो। इस तरह की का साइज 3 × 56 168 बिट हो जाएगा। इसलिए आप टेम्परेली तो ये सेफ्टी ले लो और डीएसई के जरिए से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। हाउएवर काम शुरू हो गया कि यार अब कोई और एल्गोरिथम बनाओ ताकि ये, इसमें मसला क्या था? इसमें मसला ये था कि भाई 3 दफा जब आप डीएस चलाओगे तो चीजें स्लो हो गई, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का डिले बढ़ गया। 3 दफा डीएस आप चला रहे हैं इंस्टेड ऑफ एक दफा पे। तो ये मसला तो था, बट पीपल हैड नो चॉइस। उन्होंने कहा जी चलिए इस तरह करते। तो ट्रिपल डीएस ऑल्सो रिमेन्ड और अभी भी है, और वो दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। की साइज तो बड़ा है, लेकिन स्लोनेस की वजह से बेहतर एल्गोरिथम की तलाश शुरू हो गई और फिर ये सारे मामले शुरू हुए। निस्ट ने एक नए साइफर का 1997 में इशू किया, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स
जो है यूएस का, उन्होंने अनाउंस किया। उस पर सारी दुनिया से प्रपोजल्स मांगे जाते हैं। ये इन एल्गोरिदम का, पब्लिक एल्गोरिदम की स्ट्रेंथ ही यही है कि आप, सारी दुनिया उसमें इन्वॉल्व होती है, और द बेस्ट ब्रेन्स और बेस्ट उसके अटैक्स के बाद जो चीज बचती है वो एल्गोरिदम होता है। यहाँ मैं मेंशन करूंगा कि कई दफा लोगों को जहन में आता है कि यार प्राइवेटली हम अपना एल्गोरिदम बना लेते हैं, ताकि वो जो दूसरों का एल्गोरिदम है जो हर एक को पता है, हमारा सीक्रेट होगा। यस, थ्योरेटिकली ये बात सही है, मगर अगर आप इतने छोटे लेवल पर जब ये काम करते हैं तो उसमें ज्यादा खतरा क्या होता है कि वो इतना पुअर बनता है लोगों से कि वो जब मार्केट में जाता है, आप कहते हैं सीक्रेट है, और उस पर लोग उसको एल्जेब्रिकली अटैक या ऐसा कोई लूप होल ढूंढ के उसे कंप्रोमाइज कर देते हैं, और अगले दिन वो बेकार करार हो जाता है। क्योंकि आप, जितने लोग इन्वॉल्व थे उनके जहन में वो वाले लूप होल नहीं आ सके, और वो अटैक। ये चीज वायरलेस के ऑप्शन में लोगों ने काफी दफा ट्राई की है। शुरू में जो वेब वगैरह के वर्जन थे, लोग उन्होंने कहा हम ये सीक्रेट रखेंगे इसको, और इसके जरिए वो जैसे आए, इन ए वेरी शॉर्ट टाइम दे वर ब्रोकन एंड दे आर नो मोर देयर, दे वैनिश्ड, कि भाई ये तो ब्रेक हो गया। तो ये सीक्रेट वाला इज नॉट दैट सिंपल, या जितना अट्रैक्टिव हमें एट द फेस ऑफ इट नजर आता है। या तो आप प्राइवेटली उतने गैदरिंग ऑफ सच अ बिग कलेक्शन ऑफ बिग ब्रेन्स वर्किंग सो हार्ड करके ऐसा कोई अपना एल्गोरिदम बनाए, मे बी, यस, मगर ऐसा ही नहीं कि आप कहें चलो यार मैं बैठ के बना देता हूँ, ऊपर नीचे कर देता हूँ इनके बॉक्सेस को जो लोग करते हैं ट्राई, तो बस बन गया, वो नहीं बनता। वो आप देखें, उसका तरीका हमेशा ही होता है कि अपने एल्गोरिदम्स को स्ट्रेंथ चेक करने के लिए एक टेस्ट, एक उसकी क्रेडिबिलिटी टेस्टिंग के प्रोसीजर्स हैं, रैंडमनेस चेक वगैरह, वो आप अप्लाई करेंगे तो यू विल कम टू नो कि ये पुअर है। ये इंपॉर्टेंट था, पीपल गेट ट्रैप्ड इन दिस। ओके, इन्होंने ये शुरू किया 1997 में। पहले इसमें प्रपोजल 15 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए 98 में, यानी बहुत से लोगों ने अप्लाई वो किया, प्रपोजल दिया, मगर शॉर्ट लिस्टेड 15 का हुआ 98 में। फिर उस पर फर्दर उसकी एवेल्युएशन और टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस का तो फर्दर शॉर्ट लिस्ट 5 पे चली गई 99 में। ये आप देख रहे हैं सालों के हिसाब से, और ये दिन रात काम हो रहे थे, ये इजी नहीं लिया हुआ था, इसलिए कि पुराना एल्गोरिदम ब्रेक हो चुका था, नया मौजूद नहीं था, तो पीपल वर वर्किंग वेरी हार्ड। ओके, in spite of all that, hello, ओके, आवाज भी आ रही है आपको और स्लाइड भी नजर आ रही है स्टूडेंट? आपको आवाज और स्लाइड ठीक नजर आ रहे हैं दोनों? हेलो, हेलो, शाहजेब,
मारिया? जी सर, नजर आ रही है स्क्रीन। और आवाज भी ठीक आ रही है? जी सर, आवाज भी ठीक आ रही है। ओके, अच्छा। पीपल हैव एनी क्वेश्चन सो फॉर? ये जो हम बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं कि क्यों एएस का हुआ और एएस कैसे डेवलप हुआ आफ्टर डीएस। तो एनीथिंग यू पीपल हैव टू आस्क अप टिल दिस स्टेज? ऑलराइट, अच्छा। तो ये हमारा 5 वर शॉर्टलिस्टेड इन 99, और फिर उसमें से 2000 में फाइनल एईएस, जो कि रेंडोल बेस्ड अप्रोच पे था। रेंडोल इज द मिक्स नेम ऑफ टू डिजाइनर्स। फर्स्ट पार्ट इज टू द फर्स्ट डिजाइनर, सेकंड पार्ट इज सेकंड डिजाइनर। इन दो को ने जो बनाया था एक एल्गोरिदम जो रेंडोल के नाम से था, इसको एज एईएस स्टैंडर्ड इन 2000 एक्सेप्ट किया गया, और फिर इसको एज ए डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में फिप्स की डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन 197 के तौर पे एज ए स्टैंडर्ड नवंबर 2001 में इशू किया गया। तो ये हमारा एईएस, डीएस से एईएस का सफर था। हिस्टोरिकल ये इंपॉर्टेंट है। ये हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि हाउ ट्रिपल डीईएस यूज किया जा सकता है, या उसका कॉन्सेप्ट था वो यही था कि भाई 64 बिट इनपुट जैसे पहले आती थी वही आएगी, और डीईएस साइफर, फिर रिवर्स साइफर, फिर डीएस साइफर, इन्हें सीक्वेंस में इस्तेमाल किया जाएगा इन दी एनक्रिप्टर। और हर जगह एक की, पहले इसकी की 56 K1 इधर दिया जाएगा, फिर 56 K2 इधर दिया जाएगा, फिर 56 बिट K3 इधर दिया जाएगा। और यही मामला रिवर्स ऑर्डर में डिक्रिप्टर में होगा कि उसमें पहले रिवर्स साइफर डीएस का, फिर डीएस साइफर, फिर डीएस रिवर्स साइफर, और यही कीज के साथ अप्लाई करेंगे तो डिक्रिप्टर चलेगा। इसमें यहाँ पर जो दिखाया गया है वो ये है कि जबकि 56 बिट की कम थी, लेकिन अगर 56 इंटू 3 करें तो इट इज मोर देन इनफ 168 बिट। तो लोगों ने कहा हम 56 इंटू 2 से भी काम गुड इनफ सेफ है। 56 इंटू 2 का भी मतलब है कि आपका 112 पे आप चले गए, तो वो भी अच्छा साइज है। तो लोगों ने कहा की को हम वाई 3 टाइम्स करें, हम इस ट्रिपल डीएस में डबल साइज की इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम पहले यहाँ K1 इस्तेमाल 56 करेंगे, फिर K2 56 करेंगे, फिर K1 56 कर लेंगे, तो आपका की का साइज K1 K2 जितना। तो ये ऑप्शन था। कईयों ने तीनों अलग इस्तेमाल किए, कईयों ने एक को रिपीट करके इस्तेमाल किया। अच्छा, चलें। अब वो जो मैंने बताया था कि एईएस का एक टाइम फ्रेम और ये एफर्ट और वो थी, वो कैसे हुई? हमेशा एल्गोरिदम्स के लिए यही किया जाएगा और यहाँ भी यही। एईएस की जैसे डीएस का था, रिक्वायरमेंट्स दी गई, ऑल द वर्ड ये रिक्वायरमेंट दी गई, और उनके पैरामीटर्स क्या थे कि हमें एक शेयर्ड की सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर बनाना है, हमें डेटा का साइज 128 बिट रखना। पहले डेटा साइज क्या था? 64। अब कह रहे हैं डेटा का साइज को बड़ा कर दिया, 128 बिट। एक वक्त में ज्यादा बिट्स को प्रोसेस कर सकते हैं। मगर ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये की का बिट्स जो है, की का साइज भी बढ़ाया
पहले 56 था, अब 128 बिट की का साइज बहुत बड़ा हो गया। 2 raised power 128 इज अ वेरी लार्ज नंबर। जो हमने देखा था कि अगर ब्रूट फोर्स से ये नंबर ट्राई करें तो आपके आजकल के पैरेलल फास्ट सिस्टम्स भी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में उसको सॉल्व करेंगे। तो दैट वाज द एम, 128 बिट डेटा का ब्लॉक, प्लेन टेक्स्ट, साइफरटेक्स्ट, और 128 बिट की का साइज। फिर इन्होंने की के साइज में फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोविजन भी रखी कि की साइज 128, अगर आप चाहें तो यू कैन यूज द की साइज ऑफ 192, और अगर आप और सेफ होना चाहते हैं यू कैन यूज द की साइज ऑफ 256। इन की के साइज का हम देखेंगे ताल्लुक ये होगा कि आपके एल्गोरिदम में जब की बड़ी होगी तो राउंड की तादाद उसके अंदर ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा राउंड पे काम होगा, प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा, बहुत नहीं, और आपका सेफ्टी मार्जिन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन शुरू से ही रिक्वायरमेंट में थे कि ऐसे करना है। फिर ये था कि भाई ये जो कुछ भी हम बनाएं ये ट्रिपल डीएस की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो, पावरफुल हो कंफ्यूजन डिफ्यूजन वाइज, और ज्यादा फास्ट भी हो, दोनों लिहाज से फास्ट, सॉफ्टवेयर में डालने के लिए या हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करने। और फिर जब आप एल्गोरिथम बनाते हैं तो आप ये नहीं चाहते कि वो कोई 1 साल या 6 महीने बड़ा सक्सेसफुल चले और उसके बाद वो कंप्रोमाइज हो जाए, क्योंकि इट्स ए बिग एफर्ट, हमने देखी है। इसलिए प्लान ये था कि जो सोल्यूशन निकले वो अगले 20 to 30 इयर्स अपनी क्रेडिबिलिटी और सेफ्टी को रख सके। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीजें कैन ऑलवेज पॉप अप, मगर प्लान उसमें ये है कि ये 20 to 30 इयर्स चलेगा अगेंस्ट ऑल द अटैक्स एंड ऑल दैट ब्रूट फोर्स। और फिर आगे उसकी लाइफ आर्किवल लाइफ होती है कि भाई आर्काइव में लाइफ होती है कि वो जो हो चुका है पहले से उसको के लिए इस्तेमाल हो। और क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में बनते हैं एल्गोरिथम, इनके लिए ये रिक्वायरमेंट थी कि आप अपनी तमाम स्पेसिफिकेशन और डिजाइन डिटेल्स देंगे, शेयर करेंगे। यानी अगर आप कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं एंड यू बिकम द विनर, आप ये नहीं कहेंगे कि यार ये मेरा प्रोप्राइटरी है, मेरे सीक्रेट है और मैं नहीं दूंगा, पब्लिक एल्गोरिथम है, आपको ये देना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट। फिर ये भी थी कि ये आपका एल्गोरिथम सी और जावा जो उस टाइम में मेजर वो थे उनमें इम्प्लीमेंटेबल हो, या इम्प्लीमेंटेशन आप दोनों की देंगे, सी की भी और जावा की। ओके, अब जनाब जो मैंने आपको बताया था कि आप अगर खुद कभी अपना एल्गोरिथम बनाने का शौक पैदा हो, या आप इन एल्गोरिथम में कोई छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करके कहें कि मेरा ये बन गया एल्गोरिथम, तो हमेशा अपने आप को धोखे में रखने की बजाय ये एक तरीका है कि एईएस वालों ने एक एवेल्युएशन क्राइटेरिया जो उस कंपटीशन के वक्त लोगों को दिया था, आप अपने सॉल्यूशन पर वो क्राइटेरिया अप्लाई करें और देखें हाउ गुड इज योर एल्गोरिथम ऑन दिस क्राइटेरिया। इसमें रैंडमनेस, रोबस्टनेस वगैरह को चेक किया जाता है। खुद से ये सोच के कि यार मैंने फला एस बॉक्स या पी बॉक्स को चेंज कर दिया, अब ये कस्टमाइज्ड हो गया, अब ये किसी को पता ही नहीं है कि ये एल्गोरिथम क्या है, ऐसा नहीं है। ये वो क्राइटेरिया थे जो उस लोगों को दिए गए कि हम इस क्राइटेरिया पे चेक करेंगे, आप भी चेक करें, हमारे पास लाएंगे तो हम भी चेक करेंगे। तो इनिशियल क्राइटेरिया में सिक्योरिटी, जिसमें एफर्ट्स फॉर प्रैक्टिकल क्रिप्टोएनालिसिस थी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, एल्गोरिथम्स
एंड इम्प्लीमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक, ये इनिशियल क्राइटेरिया था। और फाइनल क्राइटेरिया जनरल सिक्योरिटी, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन अटैक्स। कई अटैक्स होते हैं जो एल्गोरिदम के नहीं होते, मगर जब आप इम्प्लीमेंट करें तो उसमें एज ए साइड लूप इफेक्ट ऐसे होते हैं कि वो आपका बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड होता है। इम्प्लीमेंटेशन अटैक, फिर फ्लेक्सिबिलिटी एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट और की करने की। इन क्राइटेरिया के बाद जो मैंने आपको बताया था कि 2 साइकिल में आखिर में 5 शॉर्ट लिस्ट हुए अगस्त 99। वो 5 कौन से थे? वो ये हैं, मार्स IBM वालों का था, RC6 USA, serpent यूरोप से आया, टू फिश USA, रेंडोल बेल्जियम। अब आप देखेंगे जो कि बहुत बड़े बड़े मौकों पर ये आया। ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े वर्ल्ड पावर्स हैं ऐसे ओरिजिनल और डिमांडिंग टास्क में वही हमेशा आगे हों। ये वाली बात मोर देन वंस प्रूफ हुई है इंटरनेशनल उसमें। आप देखेंगे बेल्जियम विच इज मच स्मॉलर अ कंट्री, और हम समझते हैं कि यार ये तो हमारा USA और रशिया और जापान के मुकाबले में कहीं भी नहीं है, बट मैथमेटिकल और इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट कैपेबिलिटीज और नॉलेज और पावर इन जगहों पे बहुत ज़्यादा है। और देखिए इंटरनेशनल कंपटीशन जिसमें USA के, रशिया के, सब जगह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और द बेल्जियम के ये लोग रेंडोल एल्गोरिथम के साथ आए, दे वॉन ओवर। यहाँ पर वो वाली बातें दी गई हैं कि इनकी क्या अच्छी और बुरी थी। ये वाले की बहुत सी अच्छी बातें थी मगर ये कॉम्प्लेक्स था, इसकी बहुत सी अच्छी बातें थी मगर इसका सिक्योरिटी लेवल कम था, इसमें बहुत सी अच्छी बातें थी मगर ये स्लो था, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें थी मगर ये भी कॉम्प्लेक्स था। इस वाले में सारी अच्छी कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट क्राइटेरिया, क्लीन था, प्रूफ करना, फास्ट था, और बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी मार्जिन था। दिस वॉन ओवर ऑल अदर्स। और फिर इसके और एनालिसिस और कमेंट हुए और कंट्रास्ट किया गया। और फिर वो कई काम हुए, कॉम्प्लेक्स राउंड रखे जाएं या ज्यादा राउंड रखे जाएं, और इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स में। ओके, उस सब के बाद जो फाइनल एक्सेप्ट हुआ AES का, रेंडोल वाला, बेल्जियम के थे। ये बना, ये 2 नाम है जिनसे मिलके ये रेंडोल बना है, ये रिजमैन एंड डेमन, तो इन दोनों के नाम से रेंडोल बेल्जियम। और इसने वो सारी चीजें मीट की। 128 बिट डाटा साइज है और की साइज 128, 192, 6 बिट है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आई जब ये फाइनल शेप चीजों की निकली कि एक बिग चेंज फ्रॉम DS ये आया कि आपने देखा है कि DS फीस्टल बेस था, उसमें सेल्फ इन्वर्टिंग अप्रोच और एक्सक्लूसिव और थी। आप फंक्शन को वहाँ इन्वर्स नहीं करते थे, आप उसी को एक्सक्लूसिव और दोबारा करके और आप डिक्रिप्टर में इस्तेमाल कर लेते थे। इसको फीस्टल बेस्ड अप्रोच थी। इसमें वो बिल्कुल वो अप्रोच खत्म की गई और इन्होंने कहा कि हम हर फंक्शन का एक इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे और वो डिक्रिप्टर में डालेंगे। इसको कहा इटरेटिव। ये इटरेटिव है और फीस्टल बेस्ड नहीं है। और इसमें वो सारी बातें कि डिज़ाइन सिंपल था, अटैक उस वक्त के जितने भी नॉन अटैक्स थे उनके अगेंस्ट रेजिस्ट किया इसने, लोगों ने ट्राई किए हर तरह के, और
they could not break it, और इसकी स्पीड और कोड कंपैक्ट भी था, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन की हाई स्पीड। इन वजूहात से ये वाला सिलेक्ट हो गया। Here is that. After all that long development, that's very important. आप एज ए क्रिप्टोग्राफर पीपल ये एस्पेक्ट्स कि कैसे एल्गोरिथम खत्म हुए, ये डीएस कैसे खत्म हुआ, क्या टेम्परेरी सोल्यूशन निकला जो अभी भी इन प्लेस है, किस तरह एक नए एल्गोरिथम को मॉडर्न टाइम में डेवलप किया और उसके क्या फीचर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है बिफोर वी लुक एट अगेन द स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स ऑफ राउंड्स ऑफ एईएस, जैसे हमने डीएस के देखे। अब हम वो सारा काम एएस के साथ करें। लीजिए, ये इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर है। एईएस ओवरऑल स्ट्रक्चर डायग्राम जैसे डीएस का था, बिगर पिक्चर में क्या है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर डायग्राम है। क्या क्या बातें इसमें नोट करने की हैं? नंबर 1, ब्लॉक साइज 128 बिट। सो प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक भी 128 बिट, वहां 64 था। 64 का मतलब है 2⁻64 पॉसिबिलिटीज थी, और अब 2⁻128 बिट पॉसिबिलिटीज हैं। तो इट्स ए बिग जंप। आउटपुट का ब्लॉक भी 128 बिट, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट 128 बिट। ये वो है साइफर की जो मैं कह रहा था कि ये 128 बिट, इसको भी 56 से 128 किया। बहुत बड़ा जंप है तादाद में, अनब्रेकेबल इन मॉडर्न टाइम्स। मैंने जैसे कहा, उन्होंने चॉइस रखा कि साइफर की कैन आल्सो बी 192 बिट और 2 डिजिट। ये चॉइस मौजूद है इवन प्रेजेंट टाइम में फॉर द एएस। इसको साइफर की कहते हैं। हर डीएससी की तरह इसमें भी की जनरेटर मौजूद है। इसका नाम की एक्सपेंशन है, मगर की जनरेटर कि आप साइफर की लें और हर राउंड की जनरेट करें। ये दिलचस्प बात है, जैसे वहां था कि हर की का साइज आपका वहां पे ये 56 बिट जो इनपुट थी, आपके हर की के बिट का साइज आपका वहाँ 48 बिट था, हमने देखा। यहाँ 128 बिट, यानी साइफर की 128 बिट, all the round keys also 128। वहां पर फर्क था 56 और 48, यहाँ दोनों का साइज एक है। अलबत्ता अगर आप एईएस 192 साइफर की वाला इस्तेमाल करें, तब भी राउंड कीज का साइज यही रहेगा 128। आप 256 बिट वाला इस्तेमाल करें, तब भी राउंड कीज का साइज यही रहेगा 128 बिट। फर्क क्या आएगा? फर्क क्या पड़ेगा तो भाई ये क्या हुआ जब आपने ये बढ़ा? मैंने जैसे कहा, राउंड की का साइज तो वही रहेगा, मगर साइफर की बड़े होने से नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ जाते हैं। ये फर्क, नंबर ऑफ राउंड्स चेंज हो जाएंगे। जब आपकी की 128 बिट है तो 10 राउंड्स होंगे नंबर ऑफ राउंड। जब आपकी की 192 बिट है तो 12 राउंड्स होंगे। जब आपकी की 256 बिट है तो 14 राउंड। ये इन्होंने वेरिएशन फ्लेक्सिबिलिटी रखी। However, for all cases राउंड की के बिट्स का साइज 128 ही रहेगा। ओके,
अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें अब क्या रह गया? अब लाइक डीएस हम देखेंगे कि जब ये प्लेन टेक्स्ट एंटर होती है और इधर से राउंड कीज जनरेट होकर आती हैं, आगे क्या है? आगे एक यहाँ है प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लॉक, जिसको हम समझेंगे क्या है कि राउंड्स के शुरू होने से पहले एक एक्टिविटी है जिसका नाम उन्होंने रख दिया प्री राउंड ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ राउंड की के 0 अप्लाई होती है। फिर राउंड शुरू हो जाते हैं लाइक डीएस। ये राउंड भी आइडेंटिकल हैं, डीएस में भी सारे ये राउंड आइडेंटिकल थे। उसमें भी फाइनल राउंड थोड़ा सा डिफरेंट था कि उसमें वो स्वैप का टर्म नहीं थी। इसमें भी फाइनल राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर क्योंकि वो स्वैप वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा फर्क है फाइनल राउंड उसी की तरह, बट व्हाट इज इनसाइड राउंड इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। अब इसके अंदर दो बातें जैसे मिलता है कि ये फंक्शन बेस्ड है, डिक्रिप्टर में इनवर्स फंक्शन इस्तेमाल होंगे, और इसमें कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन और टेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बट टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट फंक्शंस। और इसके अंदर GF⁸ का मैथ्स एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है, जो वहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ मॉड अलजेब्रा तक हम जाते हैं। ओके, लेट्स लुक एट नाउ इनसाइड द राउंड। राउंड के अंदर क्या है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम दैट। इनसाइड देखने के लिए हमें जिस तरह डीएस में था, इसी तरह इसमें थोड़ी सी बिट्स के फॉर्मेट और नेम्स, ब्लॉक जो है ये ब्लॉक, इसको आगे छोटे उसमें कैसे नाम देते हैं और ब्रेक करते हैं। जैसे उसमें था कि हमारा ब्लॉक लेफ्ट पे B1 शुरू करके और राइट पे B64 तक जाएगा, ये था हमारा डीएस में। यहाँ क्या है, यहाँ क्योंकि बड़ा साइज है ब्लॉक का, तो यहाँ उसके ब्रेकअप थोड़े से ज्यादा हायरार्किकल है, यानी यहाँ ज्यादा चीजों में हुआ है कि ब्लॉक है, ब्लॉक को वर्ड में करो, वर्ड को बाइट में करो वगैरह, और बाइट को बिट्स में करो। यहाँ हमें ज्यादा हायरार्की की जरूरत पेश आई क्योंकि ये ज्यादा बड़ा था। तो उनके नाम और उनकी सीक्वेंस क्या है ये देखते हैं पहले, फिर जाएंगे राउंड में। ये देखिए एक चीज इसमें है बाइट, जिसको हम बड़े बी से लिखते हैं। एक बाइट में जैसे हमेशा हर जगह होता है 8 बिट्स हैं, हमेशा होता है, मगर फर्क क्या है कि हमारे बिट्स की गिनती या नेमिंग लेफ्ट साइड पे B0 से शुरू होती है। आपने DLD और ऐसी जगहों पे बाइनरी में हमेशा देखा है कि राइट मोस्ट जो लीस्ट बिट होती है उसको हम B0 कहते हैं। इसमें लेफ्ट से बिट का नाम B0 शुरू होता है, इस बिट को हम B0 कहते हैं, और राइट को चलते जाते हैं और राइट मोस्ट बिट जो है उसको B7 कहते हैं। डीएस में हमने यहाँ से B1 शुरू किया था और आखिर में B64 तक चले गए थे 1 से। इन्होंने ये फैसला किया कि हम शुरू तो लेफ्ट से ही करेंगे, लेकिन हम B0 से शुरू करेंगे। ये फर्क है, इट्स नॉट B1 to B8, इट्स नॉट, इट्स B0 to B7। ये एक बाइट है। फिर इन्होंने कहा, अभी आपने 128 बिट्स तक जाना, फिर उन्होंने कहा हम ऐसे 4 बाइट्स को मिला के उसका नाम वर्ड रखेंगे, वर्ड, वर्ड W। इसमें क्या है, ऊपर के जैसे
4 बाइट्स हैं। 8 बिट के 4 बाइट हुए 32 बिट। वर्ड इज ऑफ 32 बिट्स जिसमें 4 बाइट्स हैं। हर बाइट 8 बिट का है और बाइट की नंबरिंग भी लेफ्ट से B0, B1, B2, B3। ये अगर आप हॉरिजॉन्टल वेक्टर लिखें या वर्टिकल में इस तरह लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल इस तरह। इसी तरह ये भी हॉरिजॉन्टल में लिखें या वर्टिकल, तो ये हो गया वर्ड। मगर अभी कितने 64 बिट्स तक, हम वो 32 बिट्स तक पहुंचे। हमारा तो 128 बिट था। अब क्या होगा, ऐसे 4 वर्ड्स 32 into 4 is 128। ऐसे 4 वर्ड्स मिलके 128 बिट का एक ब्लॉक बनाएंगे। तो ब्लॉक इज 128 बिट। उस ब्लॉक में देयर आर 4 वर्ड्स और हर 4 वर्ड्स में, क्योंकि हर वर्ड में 4 बाइट्स हैं, तो 16 बाइट्स। तो 128 बिट का ब्लॉक 4 वर्ड्स और 16 बाइट्स है। तो हम बाइट्स को अगर नंबर करें तो वो B0 से लेकर B15 तक। देखिए, एक वर्ड में B0, B1, B2, B3, नेक्स्ट वर्ड में B4, B5, B6, B7 और इस तरह 16 बाइट्स। आप देखिए 16 बाइट्स का मतलब है 16 into 8 is 128। तो अल्टीमेटली हमारा एक ब्लॉक में 16 बाइट्स हैं एंड 4 वर्ड्स। ये देखिए, ये हमारा एक 128 बिट का जो ब्लॉक था, जो इनपुट में आ रहा है यहाँ, उसको हमने ग्रुप किया है 8 बिट्स की शक्ल में, जिनको हमने बाइट कहा है। तो ऐसे 16 बाइट्स होंगे। 16 into 8 128। उनकी काउंटिंग बाइट्स की इधर से होगी लेफ्ट से, और ये B0 है, बाइट 0, बाइट 1, बाइट 2, बाइट 15। ये है हमारा इनपुट, यही है हमारा आउटपुट 128 बिट। अच्छा, अब मसला क्या आया कि यार 128 बिट जो है, इवन 16 बाइट्स जो आपने बना दिए, दे लुक्ड वेरी लॉन्ग थिंग टू राइट in one line। तो people did suggested कि हम ये 16 बाइट्स को 4x4 मैट्रिक्स में लिखा करेंगे। यानी 4 बाय एक तरीका, इनको स्टेट, कई जगह हम इनको स्टेट भी यूज करेंगे, आप देखोगे, लेकिन अक्सर जगह इनको 4 कॉलम्स में अरेंज करके इस्तेमाल किया जाएगा और एक 4x4 मैट्रिक्स की शक्ल में लिखा जाएगा। क्या, इधर हम लिखेंगे B0, B1, B2, B3 पहले कॉलम में, फिर B4, B5, B6, B7 दूसरे कॉलम में, फिर ये 11 तक तीसरे और 16। ये हमने 4 कॉलम में इन 16 बाइट्स को लिखा और ये एक 4x4 मैट्रिक्स बन गई। 16 थे ना, 4 करके 4x4। ये जो मैट्रिक्स बनी, इसका नाम उन्होंने कह दिया स्टेट। इसको स्टेट कहते हैं। तो हमारे हर स्टेज पर ये स्टेट ऑफ 4x4 की मैट्रिक्स, जिसमें हर एलिमेंट एक बाइट है, इस शक्ल में स्टेट हमेशा जाहिर होगी। इस स्टेट में अगर हम एलिमेंट्स के नाम मैट्रिक्स के ट्रेडिशनल नेम में लें, जैसे हम कहते हैं ना A00, A01, A02, इस तरह ये S00, S01, S02 और ये S10 और अगर हमको इंडेक्स रो और कॉलम नंबर के हिसाब से इनको इंडेक्स करें, तो बाइट का जो नंबर है वो बाइट का नंबर स्टेट के इंडेक्स में ट्रांसलेट हो सकता है और स्टेट का इंडेक्स बाइट के नंबर में ट्रांसलेट हो सकता है। वो यहाँ दिखाया है
कि अगर बाइट आई है तो स्टेट का, क्योंकि यहाँ ये 4 के बाद चेंज होता है आई मॉड 4 और ये I/4, आप किसी को भी इस तरह ट्रांसलेट करो तो मिल जाएगा। और अगर आपको IJ पता है इंडेक्स वाइज तो इसको आप 4J + I करेंगे तो B का नंबर आ जाएगा। ये B के नंबर को स्टेट ये एलिमेंट के इंडेक्स से रिलेट करने का बोथ वे तरीका है कि बाइट का नंबर पता है तो उसको S के किस जगह इंडेक्स होना है, और अगर S का कोई चीज पता है तो उसका बाइट का नंबर कैसे पता करना है। बाहर निकलते वक्त ये चाहिए होगी कन्वर्शन, एंटर होते वक्त ये कन्वर्शन चाहिए। आपके इसमें ये देखिए, अब ये प्रोसेस होने की, और ये कोई एक राउंड में ये 4 फंक्शन है। राउंड जो हम कह रहे थे, अब हर राउंड में सारे राउंड तकरीबन आइडेंटिकल है। हर राउंड में ये 4 फंक्शन है इसके, और ये जो चेकर बोर्ड सा बना है वो स्टेट है, 4/4 की एक स्टेट जो यहाँ एंटर हुई, ये फंक्शन से प्रोसेस हुई, यहाँ निकली, इसमें एंटर हुई, इस फंक्शन से प्रोसेस हुई, यहाँ निकली, इससे प्रोसेस हुई, यहाँ निकली, इससे प्रोसेस हुई। ये एक राउंड में ये चेकर बोर्ड 4/4 का स्टेट प्रोसेस हो रहा होता है। इस तरह हम इसको बनाते और दिखाते हैं। और इन 4 ब्लॉक्स या फंक्शंस जो एक ब्लॉक में मौजूद हैं वो ये हैं: सब्स्टिट्यूशन बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम, ऐड राउंड कीज। अभी ये फर्स्ट लेवल पर इनको खाली अभी इनकी हम बहुत डिटेल देखेंगे, मगर फर्स्ट लेवल पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो 16 बाइट्स की चीज सब्स्टिट्यूशन बाइट से गुजरेगी। हमें मालूम है कि हमने एस बॉक्स को जैसे पहले देखा था, सब्स्टिट्यूशन वाइज हम हर बाइट को एक और बाइट से सब्स्टिट्यूट करेंगे टेबल कंसल्ट करके, और इस तरह सारे बाइट्स को सब्स्टिट्यूट करके एक नया स्टेट बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूट ऑफ बाइट्स है, इसको हम जानते हैं ब्रॉड टर्म में। अब हम इसको इस जगह डिटेल देखेंगे। शिफ्ट रोज में ये जो बाइट की रोज हैं, चार रोज हैं, इन्हें आप शिफ्ट करते हैं, इनफैक्ट रोटेट करते हैं, शिफ्ट रोटेट। ऊपर वाली को नो शिफ्ट, नीचे वाली को 1 रोटेट, दूसरे वाली को 2 दफा रोटेट, तीसरे वाली को 3 दफा रोटेट। ये जो स्टेट में रोज के अंदर शिफ्टिंग का काम होता है, हर रो का डिफरेंट, ये काम यहाँ होगा। तीसरा मिक्स कॉलम की डिटेल हम बाद में देखेंगे। मिक्स कॉलम में यहाँ आप देखिए बाइट्स इंटैक्ट रही दोनों जगह, बाइट को सब्स्टिट्यूट किया, बाइट को रोटेट किया या शिफ्ट किया। अब आप चाहते थे कि बाइट के अंदर घुस के उसके बिट्स में भी खराबियां पैदा की जाएं, वो ये मिक्स कॉलम है। इसके अंदर एक गिवन फिक्स्ड मैट्रिक्स होगी, उससे आप इस मैट्रिक्स को बिट लेवल पे मल्टीप्लाई करेंगे और उनके बिट लेवल चेंज आ जाएगा पैदा एट मिक्स कॉलम, मल्टीप्लाइंग बाय ए कांस्टेंट मैट्रिक्स एट बिट लेवल। और आखिरी जो है ऐड राउंड की, उसमें क्या होगा, इधर से ये राउंड की आ रही है, ये भी 128 बिट है, तो ये भी 4/4 की स्टेट में लिखा जा सकता है। यहाँ भी ये जो आ रही है स्टेट, ये भी 4/4 बाइट्स 16 बाइट्स है। अगर आप हर बाइट को बिट लेवल का एक्सक्लूसिव और कर दें, यानी इस बाइट को इस बाइट से एक्सक्लूसिव और लें, इस बाइट को इस बाइट से, तो बाइट बाय बाइट एट बिट लेवल एक्सक्लूसिव और लें की राउंड की और इसका, तो ये ऐड राउंड की कहलाता है, और इसकी आउटपुट इज अनदर स्टेट। तो हमने मोटे लेवल पर राउंड की डिटेल को देखा, और अब हम कह रहे हैं ऐसे ही इसमें राउंड है ये। अब हम ये वाले
देयर विल बी NR राउंड्स, और NR का मतलब क्या है, नंबर ऑफ राउंड्स, जो यहाँ दिए हुए हैं 128 केस में 10। तो हम अभी मोस्टली फोकस करेंगे कि हम AES 128 कर रहे हैं, की साइफर की का साइज ये है और राउंड की तादाद 10 राउंड्स हैं, और कीज जो है इधर K0 और इधर ये K1 से K10 11 राउंड कीज होंगी और 10 राउंड्स होंगे AES 128 में। हम इसको अभी देख रहे हैं। हमने एक राउंड को ब्रॉडर सेंस में पूरा देखा है, तमाम राउंड में वही 4 फंक्शंस हैं, सिवाय इसके इसमें एक फंक्शन कम है, आखिरी वाला ये है। दैट इज इट। हमने अभी इस लेवल तक इसको देख लिया, टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिप्शन एंड ऑल। अब हम हर एक फंक्शन जो यहाँ का था शिफ्ट कोड, ये इनकी डिटेल अगले लेक्चर में हर एक की बारी बारी देखेंगे कि क्या है। मसलन जैसे टेबल क्या है, ये बाइट सब्स्टिट्यूशन का टेबल कैसा है, राउंड की ये टेबल्स हैं, राउंड ये टेबल्स, राउंड कीज, शिफ्ट रोज का क्या तरीका है, और फिर मिक्स कॉलम मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, और फिर एड राउंड की में एक्सक्लूसिव और का काम कैसे किया जाता है, इन्हें हम अगले इसमें देखेंगे। दैट विल कंप्लीट आवर AES का टोटल चीज जो यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, ओके। सो एनी क्वेश्चन इफ यू हैव प्लीज आस्क, अदरवाइज वी कैन एंड हियर। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Okay, all right. All right. If you don't have any question, we finish our lecture here. Allah Hafiz.